जरा सोचिए, एक बहुत ही शानदार शादी का मंडप सजा हुआ है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस जश्न के महज कुछ ही घंटों बाद बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको और आपके पूरे परिवार को एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है जो कभी हुआ ही नहीं। भारत में आज हजारों पुरुषों और उनके परिवारों के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उस बहुत ही पतली और मैं कहूँगी बहुत ही खतरनाक लकीर पर चलने वाले हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून अचानक तबाही का हथियार बन जाते हैं। सही कहा आपने। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज की सबसे बुनियादी इकाई, मेरा मतलब है परिवार, उसकी नींव को झकझोर रहा है। आज हम भारत में विवाह कानूनों के ऐतिहासिक महत्व, उनके वर्तमान दुरुपयोग और इस पूरी व्यवस्था से जो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पैदा होता है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के केंद्र में आशीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का बेहद व्यक्तिगत, दर्दनाक और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाला अनुभव है। साथ ही स्रोत सामग्री में उनके द्वारा उठाए गए ज्वलंत मुद्दों पर एक बहुत ही संतुलित विश्लेषणात्मक नजरिया भी हमारे सामने है। हमारा मिशन ये खोजना है कि सुरक्षा कानूनों और एक निर्दोष इंसान के व्यक्तिगत ट्रॉमा के बीच ये गहरी खाई आखिर कैसे पैदा हो गई, और क्या इस टूटते हुए सिस्टम के जवाब में विवाह को एक कॉर्पोरेट नौकरी का रूप दे देना, क्या ये कोई वास्तविक समाधान हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है इस चर्चा की संवेदनशीलता को समझना बहुत जरूरी है। विवाह, लैंगिक कानून और सामाजिक न्याय, ये ऐसे विषय हैं जिन पर समाज में बहुत गहरे और अक्सर राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत विचार मौजूद होते हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। आज की हमारी चर्चा के आधार में जो तथ्य और अनुभव हैं, उनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह के राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोणों की झलक मिल सकती है। हम यहाँ साफ कर दें कि हम किसी भी पक्ष, विचारधारा या एजेंडे का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा एकमात्र उद्देश्य बिना किसी पूर्वाग्रह के स्रोत में उपलब्ध तथ्यों, अनुभवों और विचारों को श्रोताओं के सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, ताकि हम सब मिलकर इस जटिल व्यवस्था को समझ सकें। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये देखना होगा कि आखिर इन कानूनों की नींव कैसे और क्यों रखी गई। बिल्कुल। देखिए, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम या फिर जो आईपीसी की धारा 498A है, ये कानून रातों रात या बिना किसी कारण के तो नहीं बन गए थे ना। बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति सच में बेहद असुरक्षित थी। और मुझे लगता है कि आर्थिक निर्भरता इसका सबसे बड़ा कारण थी। मेरा मतलब है, जब किसी महिला के पास अपनी कोई आय नहीं होती, अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, तो वो पूरी तरह से अपने पति और ससुराल वालों की दया पे निर्भर हो जाती है। दशकों तक, हमने दशकों तक ऐसी खबरें पढ़ी हैं जहाँ दहेज के लालच में महिलाओं को जला दिया गया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जी बिल्कुल। तो इन कानूनों का जन्म उस गहरे सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए ही हुआ था। सही बात है। और उन कानूनों ने अपना काम किया भी। उनके डर ने समाज में शक्ति के उस भयानक असंतुलन को कुछ हद तक ठीक किया। महिलाओं को वो सम्मान और कानूनी अधिकार मिले जिनकी वे हकदार थी। लेकिन होता क्या है ना, कोई भी सामाजिक कानून जब जमीन पर उतरता है तो वो समाज की जटिलताओं के साथ इंटरैक्ट करता है, और यहीं से आशीष के 20 वर्षों के अवलोकन की कहानी शुरू होती है, जो इस पूरी तस्वीर का दूसरा और बेहद स्याह पहलू है। बाप रे, आशीष ने पिछले 2 दशकों में समाज में जो बदलाव देखे हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। स्रोत के अनुसार उनका स्पष्ट दावा है कि जिन कानूनों को एक ढाल के रूप में गढ़ा गया था, वो अब ब्लैकमेलिंग और उगाई की तलवार बन चुकी हैं। हाँ, एक हथियार की तरह। हाँ बिल्कुल, हथियार की तरह। उन्होंने अनगिनत ऐसी शादियां देखी हैं जो सिर्फ इसलिए टूट गईं क्योंकि कानूनों का डर दिखाकर सामने वाले को आसानी से झुकाया जा सकता था। उनका अनुभव बताता है कि अब इन कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, जहां पत्नियां शादी से बाहर निकलने और अधिकतम एलिमिनी मतलब कि भारी भरकम गुजारा भत्ता पाने के लिए पति और उसके परिवार को मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित करती हैं। और देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ है। जब कोई भी व्यवस्था ये मान लेती है कि शिकायतकर्ता हमेशा सही होता है, तो उस व्यवस्था का सिस्टमैटिक तरीके से
गेम किया जाना शुरू हो जाता है। लोग कानून के उस ग्रे एरिया का फायदा उठाने लगते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास स्रोतों में जो हैरान करने वाले विशिष्ट उदाहरण हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये जो गेमिंग है वो किस हद तक जा चुकी है। एक मामले पर गौर कीजिए। एक महिला शादी के बाद अपने ससुराल में सिर्फ 1 घंटे के लिए रही। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, केवल 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटे के आधार पर भी उसने पूरे परिवार पर प्रताड़ना के मुकदमे ठोक दिए और पैसे ऐंठने के लिए पूरे कानूनी तंत्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और एक अन्य घटना भी है। बारात में किसी बहुत ही मामूली बात पर, शायद खाने या किसी छोटी सी रस्म को लेकर विवाद हो गया और उसका परिणाम क्या हुआ? पति और उसके परिवार वालों को सीधे झूठे दहेज के केस में जेल की हवा खानी पड़ी। और ये चीज सिर्फ पारंपरिक शादियों तक सीमित नहीं रह गई है। आज के इस डिजिटल युग में ये खतरा नए रूप ले चुका है। सोशल मीडिया के जरिए अमीर पुरुषों से सहमति से संबंध बनाने के मामले सामने आए हैं, जहां अगले ही दिन रातों रात करोड़पति बनने के लालच में झूठे बलात्कार के आरोप लगा दिए जाते हैं। हे भगवान। हाँ, क्योंकि सिस्टम इस तरह डिजाइन है कि आरोप लगते ही पुरुष को अपराधी मान लिया जाता है। ये पूरी स्थिति, मतलब मैं सोच रही थी, मुझे उस चिकित्सा विज्ञान की याद दिलाती है जहां किसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली जीवन रक्षक दवा बनाई जाती है। वो दवा बीमार इंसान की जान बचाती है, लेकिन क्या हो जब वही शक्तिशाली दवा ऐसे लोगों को जबरदस्ती दी जाने लगे जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है? उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, उसका साइड इफेक्ट उस मूल बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा हो जाता है। आशीष ने अतुल सुभाष जैसे मामलों का जिक्र किया है स्रोत में। आज हम देख रहे हैं कि इन झूठे कानूनी मामलों, सामाजिक बदनामी और इस अंधी प्रताड़ना के कारण निर्दोष पुरुषों की आत्महत्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम भाग नहीं सकते। एकदम सही। यदि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के कारण बेगुनाह लोग अपनी जान दे रहे हैं, तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था कहीं ना कहीं इसमें दोषी नहीं है? ये सवाल सीधा हमारी न्याय प्रणाली की अंतरात्मा पर चोट करता है। जब कानून खुद अन्याय का औजार बन जाए तो संस्थागत विफलता तो साफ नजर आती है। लेकिन इन बड़े संस्थागत सवालों और आंकड़ों से थोड़ा जमीन पर उतरते हैं। इन झूठे मुकदमों का एक जीते जागते इंसान के दिमाग पर क्या असर होता है? एक व्यक्ति के मनोविज्ञान को ये कैसे पूरी तरह से तोड़कर रख देता है? आशीष की व्यक्तिगत कहानी इसी टूटन का जीता जागता दस्तावेज है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने आम लोगों की तरह जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, अपनी शिक्षा के दम पर पैसा कमाया, समाज में एक सम्मानजनक स्थिति हासिल की। लेकिन फिर एक दिन उसे उसके ही ससुराल वालों द्वारा झूठे बलात्कार, छेड़छाड़ और दहेज के संगीन मामलों के जाल में फंसा दिया गया। रातों रात एक इज्जतदार इंसान को एक खूंखार अपराधी की तरह पेश कर दिया गया। बिल्कुल। और उस प्रताड़ना, पुलिस स्टेशन के वो चक्कर, वकीलों की भारी फीस और समाज के तानों का जो सम्मिलित आघात होता है ना, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में ट्रॉमा कहते हैं, वो इंसान की आत्मा को छलनी कर देता है। आशीष के ट्रॉमा का स्तर इतना गहरा है कि वे आज महिलाओं को देखने मात्र से खौफ खाते हैं। ये कोई सामान्य घबराहट नहीं है। नहीं, ये घबराहट नहीं है। उनके मन में ये बात घर कर गई है कि सड़क पर चलती कोई भी महिला कभी भी पुलिस स्टेशन जाकर उनके जैसे किसी भी निर्दोष पुरुष के खिलाफ झूठे आरोप मढ़ सकती है और पुलिस बिना सवाल किए उसे सच मान लेगी। इसी गहरे अविश्वास के कारण आशीष ने उन्होंने ये पक्का फैसला कर लिया है कि वे भविष्य में कभी भी कानूनी रूप से विवाह नहीं करेंगे। और इस खौफ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर समाज ऐसे पुरुषों को महिला विरोधी या मिसोजिनिस्ट का ठप्पा लगाकर खारिज कर देता है। लेकिन आशीष के इन विचारों का जो विश्लेषणात्मक जवाब हमारे सूत्र में मौजूद है ना, वो एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बयान करता है। अच्छा, वो क्या है? वो जवाब आशीष के इस डर को पूरी तरह से वैध यानी वैलिड मानता है। ये डर इस बात का सबूत नहीं है कि दुनिया की सारी महिलाएं खतरनाक हैं, बल्कि ये इंसान के दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है, एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म। क्या हम इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को थोड़ा और खोल सकते हैं? मतलब दिमाग इस तरह से वास्तविकता को कैसे बदल देता है? हाँ बिल्कुल, इसे एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में भी है। मान लीजिए आपकी कोई बहुत भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है। आप बाल बाल बचते हैं, लेकिन आपको गहरी चोटें आती हैं।
अब उस दुर्घटना के बाद जब आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, तब भी आप फिर से गाड़ी चलाने से कांपते हैं। हाँ, वो डर बैठ जाता है अंदर। बिल्कुल, यहां तक कि किसी तेज आती गाड़ी को देखकर भी आपके पसीने छूट जाते हैं। तो क्या हर गाड़ी आपका एक्सीडेंट करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं ना। लेकिन आपका एमिगडाला, जो दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, वो इस तरह से रीवायर हो चुका है कि वो हर गाड़ी को मौत के रूप में देखता है। तो ट्रॉमा इंसान के सोचने के तरीके को बदल देता है। आशीष के मामले में वो कानूनी प्रताड़ना और झूठे मुकदमों का खौफ ही उनका वो कार क्रैश था। अब उनका दिमाग हर कानूनी रिश्ता या महिला को एक संभावित खतरे के अलार्म के रूप में प्रोसेस कर रहा है। ये सचमुच रुला देने वाला सच है। जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हो, उसका दुनिया से उसका पूरा भरोसा ही टूट जाए, तो हम एक समाज के रूप में ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अगली सुबह उठे और कहे चलो सब ठीक है? ये संभव ही नहीं है। एक टूटे हुए इंसान से ये कहना कि जाने दो, आगे बढ़ो, ये बहुत ही असंवेदनशील है। लेकिन आशीष के डर की नींव सिर्फ उनके अपने अनुभव पर नहीं टिकी है। इसकी जड़ें उस पुलिस व्यवस्था के बर्ताव में भी हैं, जिसने बिना किसी प्रारंभिक जांच के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया था। और यहीं पर पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती है। क्या हमारा न्यायतंत्र, मतलब क्या अदालतें, इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है? तो चलिए इसी पर बात करते हैं। न्यायपालिका के रुख की बात करते हैं। आशीष के अविश्वास और दर्द को देखने के बाद क्या कानून की नज़र में ये समस्या मौजूद है? क्या अदालतों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सुरक्षा के कानूनों का इस्तेमाल उगाही के लिए हो रहा है? ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका की आंखें बिल्कुल बंद है। सच्चाई तो ये है कि अदालतों ने समय समय पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया है कि इन प्रावधानों का भारी मात्रा में दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, और इस संदर्भ में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है। बिल्कुल, ये फैसला इस पूरी बहस का एक टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर देखा कि कैसे 498A के तहत शिकायत दर्ज होते ही पुलिस पति और उसके रिश्तेदारों को, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, स्वचालित रूप से गिरफ्तार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि उचित जांच के बिना ऐसी ऑटोमेटिक गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही अदालतों ने कुछ सुरक्षा उपाय भी पेश किए हैं, जैसे गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना, कुछ विशिष्ट मामलों में प्रारंभिक जांच करना और वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता यानी मीडिएशन को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल। तो एक तरफ उन महिलाओं की रक्षा करना और दूसरी तरफ निर्दोष पुरुषों को झूठे मुकदमों से बचाना, ये सिस्टम के लिए एक बहुत ही जटिल संतुलन का काम है। लेकिन यहाँ मैं आपको चुनौती देना चाहूंगी। जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अपनी जगह बहुत शानदार हैं, लेकिन आशीष जैसे लोग जो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर पुलिस थानों में बिना जांच के गिरफ्तारियां आज भी उत्पीड़न का मुख्य कारण है, उनके लिए ये उपाय कितने काम के हैं? जब एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां डराने धमकाने का खेल आज भी जारी है। सिद्धांतों और जमीनी हकीकत के बीच की ये खाई बहुत गहरी है। आपकी ये चुनौती, मैं कहूँगा, बिल्कुल सटीक है। कागजी सुरक्षा और जमीनी हकीकत के बीच का ये अंतर ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अन्याय पलता है। और पुलिस व्यवस्था के इसी असंवेदनशील रवैये के कारण आशीष का वर्तमान कानूनी ढांचे से विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। बिल्कुल। इसी निराशा से बचने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरी व्यवस्था को बदलने का एक नया और अनूठा प्रस्ताव दिया है। एक बहुत ही रैडिकल विचार। हाँ। और ये विचार है विवाह को एक कॉर्पोरेट नौकरी की तरह मानना। ये विचार पहली बार सुनने में बहुत रूखा लग सकता है, लेकिन जब आप इसके पीछे के दर्द को समझते हैं तो ये विचारणीय हो जाता है। बिल्कुल। आशीष का ये प्रस्ताव कहता है कि समानता के लिए विवाह को एक नौकरी की तरह होना चाहिए। दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां समान रूप से विभाजित होनी चाहिए। उनका प्रस्ताव है कि महिला को घरेलू काम, बच्चों की देखभाल और परिवार के लिए पुरुष की आय के अनुसार बाकायदा एक सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी? हाँ, वेतन। और सबसे अहम बात, महिला को अपने सारे खर्चे उसी सैलरी से पूरे करने होंगे। पुरुष इसके अलावा कोई खर्च नहीं उठाएगा। लेकिन ये मॉडल सिर्फ सैलरी तक नहीं रुकता है। आशीष इसमें कॉर्पोरेट दुनिया के परफॉर्मेंस रिव्यू और फायरिंग के कॉन्सेप्ट को भी ले आते हैं। हाँ, और यही इसका सबसे विवादास्पद हिस्सा है। यदि महिला ठीक से काम नहीं करती है तो उसे कॉर्पोरेट जॉब की तरह सम्मानजनक और कानूनी तरीके से फायर किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। और ये दोनों तरफ लागू होता है ना।
बिल्कुल। इसी तरह यदि पुरुष अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो महिला भी तुरंत बाहर जा सकती है। इस पूरे विचार को समझाने के लिए आशीष ने ड्राइविंग लाइसेंस का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। अरे वो उदाहरण तो सच में कमाल का है। वो कहते हैं कि वर्तमान में विवाह एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की तरह हो गया है, जहां लोग सोचते हैं कि अब ये लाइसेंस मिल गया है तो ये स्थायी है, और वो रैश ड्राइविंग शुरू कर देते हैं, मतलब दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। आशीष चाहते हैं कि वैवाहिक परमानेंट लाइसेंस ना होकर एक ऐसी चीज हो जिसे हर दिन कमाना पड़े, अर्न पर डे। देखा जाए तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में ऐसे विचार पहले से मौजूद हैं। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे कि विवाह पूर्व समझौते, जिन्हें हम प्रीनप्स कहते हैं। कई देशों में इनकी अनुमति है, जहां वित्तीय व्यवस्था शादी से पहले ही तय हो जाती है। इसके अलावा घरेलू श्रम का मूल्यांकन, यानी घर के कामों की आर्थिक कीमत तय करना, ये बहस तो चलती रहती है। आशीष का विचार सैद्धांतिक रूप से समानता लाता है, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस तरह के मॉडल में बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। भावनाओं और रिश्तों को आप किसी कंपनी के वर्क परफॉर्मेंस की तरह नहीं माप सकते। पेरेंटिंग और पारिवारिक जिम्मेदारियां समय के साथ बदलती हैं। जब रिश्ते एक सख्त अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो उनमें से भावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। मैं आशीष के उस ड्राइविंग लाइसेंस वाले उदाहरण की बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। अगर हम हर रोज अपने साथी को फायर करने या खुद फायर होने के डर में जिएंगे तो क्या वो रिश्ता घर कहलाएगा या एक 24 घंटे चलने वाला तनावपूर्ण ऑफिस बन जाएगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रिश्ते बहुत अधिक लेन देन वाले, यानी ट्रांजैक्शनल बन जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस अत्यधिक लेन देन वाले अनुबंध की बातों से निकलकर जब हम आशीष के वास्तविक जीवन की ओर लौटते हैं तो हमें उनकी सच्ची मानवीय इच्छाएं दिखाई देती हैं, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इतने बड़े कानूनी आघात के बावजूद उनके अंदर की इंसानियत जिंदा है। उनका वर्तमान जीवन बहुत कुछ कहता है। को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सिंगल फादर के रूप में एक बच्चे को गोद लिया है। क्या बात है। हाँ, और वे खाना बना सकते हैं, घर साफ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। मतलब उन्होंने वो सभी काम सीख लिए हैं जिन्हें हमारा समाज आमतौर पर महिलाओं का काम मानता है। ये बात साबित करती है कि आशीष असल में शादी के जो वो कानूनी ढांचा है ना, उससे डरे हुए हैं। वे जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। वास्तव में वे सच्चे प्यार, भावनात्मक समर्थन और एक ऐसे सच्चे साथी की तलाश में हैं जहां कोई कानूनी जाल या लीगल ट्रैप्स ना हो। और जो स्रोत में उन्हें जवाब या सलाह दी गई है वो भी इसी दिशा में है। जी हाँ, उन्हें सलाह दी गई है कि बिना कानूनी शादी के सिंगल जीवन या साहचर्य यानी कंपेनियनशिप एक पूरी तरह से वैध विकल्प है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शांति। बिल्कुल, शांति से बढ़कर क्या है। आशीष को ये सलाह दी गई है कि वो अपने डर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुरक्षित दोस्तियां बनाने, धीरे धीरे लोगों से मिलने और अपनी वित्तीय और कानूनी स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दें। मैं कहूंगा कि आशीष के संदेश की सबसे बड़ी बात ही ये है कि इतने बुरे अनुभवों के बावजूद उनका दिल पूरी तरह से कठोर नहीं हुआ है। वो अभी भी प्यार में विश्वास करते हैं और ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कितनी गहरी बात कही आपने। तो श्रोताओं, हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि कानूनी प्रणालियां कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जब कानून एक इंसान के जीवन में उसके घर में प्रवेश करते हैं तो वो गहरी सुरक्षा भी दे सकते हैं और कभी-कभी बहुत गहरे जख्म भी दे जाते हैं। सही बात है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता। न्याय इस बात में भी है कि हम एक समाज के रूप में एक दूसरे के साथ रोजमर्रा की जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को मैं एक गहरे विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। आज सोचकर देखिए, अगर भविष्य में आशीष का वो कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट वाला विचार सच में पूरी दुनिया में लागू हो जाए और हमारा हर रिश्ता एक कानूनी दस्तावेज बन जाए जहां सब कुछ नाप तौल कर किया जाए, तो क्या हम सच में सुरक्षित हो जाएंगे या फिर हम बिना शर्त प्यार नाम के उस खूबसूरत एहसास को हमेशा के लिए खो देंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी।